हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है हम लोग का टॉपिक भुगतान शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भुगतान शेष किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भुगतान शेष से आशय देश के समस्त आयातों एवं निर्यातों एवं अन्य सेवाओं के मूल्यों के संपूर्ण विवरण से होता है। इसका विवरण तैयार करते समय दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें शेष विश्व के साथ किसी देश के लेखे का विवरण होता है। इसके अंतर्गत लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक और तो देश के विदेशी मुद्रा की लेनदारियों का विवरण रहता है, जिसे धनात्मक पक्ष कहते हैं, तथा दूसरी ओर उस देश की समस्त देनदारियों का विवरण रहता है, जिसे कि ऋणात्मक पक्ष कहते हैं। भुगतान शेष को भुगतान संतुलन भी कहा जाता है। तो भुगतान शेष से आशय क्या होता है या अर्थ क्या होता है, पहले तो लिखिएगा कि भुगतान शेष को भुगतान संतुलन भी कहा जाता है। और भुगतान शेष जो होता है वो क्या होता है कि देश में जितना भी एक वर्ष के अंदर आयात और निर्यात होता है और जो सेवा दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, और उसके द्वारा हम मतलब जो सेवा ले रहे हैं उसके लिए हम लोग कुछ शुल्क अदा कर रहे हैं या मूल्य चुका रहे हैं। ठीक है, तो वो जितना भी चीज़ होता है उसका पूरा विवरण दिया हुआ रहता है भुगतान शेष के अंदर। ठीक है, और उसमें जितना भी लेन देन का जो होता है, तो जब भी भुगतान शेष का जो सीट तैयार किया जाता है उस समय उसका दो पक्ष होता है। मतलब एक साइड में उसका लेनदारी या जितना भी उसको देश से किसी देश से लेना है, या मान लो उधारी लिया, या फिर जितना भी आयात किया है वो सारा का होता है एक साइड लिखा हुआ। और दूसरे साइड क्या होता है कि निर्यात का होता है, यानी कि जो मतलब उसको देना होता है कि जितना वो आयात किया उसके बदले उसको कितना पैसा देना है। ठीक है, वो सारा का जो विवरण रहता है वो दिया हुआ रहता है। तो जो लेनदारी रहता है उसको धनात्मक पक्ष कहते हैं, और जो देनदारी हम लोग को जो पैसा देना पड़ता है दूसरे देश को उसको ऋणात्मक पक्ष कहते हैं। जेम्स इंग्राम के अनुसार भुगतान शेष एक देश के उन सभी आर्थिक लेन देनों का संक्षिप्त विवरण है जो उसके एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच एक दिए हुए समय में किए जाते हैं। एक देश में भुगतान शेष में असंतुलन, घाटा या तो अतिरेक हो सकता है। एक देश के भुगतान संतुलन में घाटा या अतिरेक तब होता है जब उसकी स्वायत्त प्राप्तियां उसके स्वायत्त भुगतान से मेल नहीं खाती है। यदि स्वायत्त डेबिट भुगतानों से स्वायत्त क्रेडिट प्राप्तियां अधिक हो तो भुगतान संतुलन में अतिरेक होता है और असंतुलन अनुकूल कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि स्वायत्त क्रेडिट प्राप्तियों से स्वायत्त डेबिट भुगतान अधिक हो तो भुगतान संतुलन में घाटा होता है और असंतुलन क्या होता है, प्रतिकूल हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई देश का जो भुगतान संतुलन होता है वो हमेशा मतलब हमेशा नहीं, लेकिन वो क्या होता है उसकी दो ही स्थितियां हो सकती है, या तो भुगतान संतुलन घाटा का होगा या तो फिर अतिरेक, यानी कि उसको ज़्यादा पैसा यानी कि लाभ हो रहा है तो वो अतिरेक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वो अतिरेक का हो जाएगा। तो भुगतान संतुलन को जो असंतुलन होने का जो स्थिति होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरीका का होता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया जो स्वायत्त प्राप्तियां होती है कि मान लो कि जो उसको पैसा मतलब लेनदारी जो होता है, ठीक है, पैसा उसको किसी देश से अगर ज़्यादा लेना है निर्यात मतलब, और देना जो है उसको कम है। ठीक है, किसी देश को उसको पैसा देना है वो कम है और लेना अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा कि अतिरेक का स्थिति कहलाएगा, यानी कि वो धनात्मक पक्ष कहलाएगा। ठीक है, और मान लो कि उसको देना ज़्यादा है किसी देश को और लेना कम है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पक्ष हो जाएगा, यानी कि उसको घाटे का स्थिति हो जाएगा क्योंकि उसको अधिक पैसा देना पड़ रहा है। तो यही भुगतान संतुलन में बताया गया है कि वो कब घाटा या अतिरेक की स्थिति में हो सकता है। और दोनों ही स्थिति क्या होता है कि अगर ज़्यादा समय तक चलता है तो वो क्या होती है, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि भुगतान शेष जो है उसमें असंतुलन उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके असंतुलन को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भुगतान शेष में असंतुलन किन किन कारणों से होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या फिर उसको ठीक करने के लिए क्या क्या तरीक़ों को अपनाया जाता है।
तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि उसमें भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न होने का पहला जो कारण है वो है विकास एवं विनियोग कार्यक्रम। ठीक है, विशेष रूप से अर्धविकसित देशों में भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न होने का मुख्य कारण वहां भारी मात्रा में विकास एवं विनियोग संबंधी कार्यक्रम है। देश में आर्थिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से पूंजी एवं अन्य साधनों का विदेशों से आयात किया जाता है। इस प्रकार आयात तो बढ़ जाता है किंतु उसी अनुपात में निर्यात में वृद्धि नहीं हो पाती है। इस प्रकार भुगतान शेष में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप विकासशील देशों के भुगतान शेष में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पहला जो कारण है वो कि विकासशील देशों द्वारा अधिक मात्रा में विकसित करने के लिए, देश में डेवलप करने के लिए, देश को अच्छी तरीक़ा से डेवलप हो, इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारा मात्रा में आयात किया जाता है। भारी मात्रा में नए नए सामान जो है वो दूसरे कंट्रीज से मंगवाए जाते हैं, जिससे कि आयात अधिक हो जाता है। और आयात अधिक होने के कारण क्या होता है कि उसको पैसा ज़्यादा दूसरे देश को देना पड़ जाता है। ठीक है, आयात कर रहे तो उसके लिए वो कोई मूल्य तो चुकाएगा ही ना, तो वो मूल्य जो होता है वो उसको अधिक देना पड़ जाता है और निर्यात वो क्या करता है, कम करता है। तो उसमें क्या होता है कि भुगतान शेष में असंतुलन हो जाता है। तो और यह असंतुलन कैसा होगा, ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, वो उसके देश के पक्ष में नहीं होगा। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है चक्रीय उच्चावचन। व्यापार चक्र के फलस्वरूप विभिन्न देशों में भिन्न अर्थव्यवस्था में चक्रीय उच्चावचन होते हैं, जिनकी अवस्थाएं विभिन्न देशों में अलग अलग होती हैं, जिनके फलस्वरूप भुगतान शेष में चक्रीय असंतुलन पैदा हो जाता है। 1930 के दशक के दौरान विश्व के भुगतान शेष में इस प्रकार का असंतुलन पैदा हुआ था। तो चक्रीय उच्चावचन कहने का मतलब ये है कि व्यापार चक्र का एक साइकिल चलते रहता है, मतलब कि उसका एक चक्र चलते रहता है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो यदि उतार जो होता है, मान लो कि व्यापार चक्र में उतार का मतलब होता है कि उसमें लॉस हो रहा है, तो उसमें भी भुगतान शेष जो है वो असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि व्यापार में लॉस होगा तो वो असंतुलित होना ही है। तो वो क्या हो जाएगा कि ऋणात्मक उसको असंतुलन होगा। और यदि व्यापार चक्र में चढ़ाव होता है, ठीक है, तो वो धनात्मक पक्ष में जाएगा। ऐसा जो चक्रीय उच्चावचन देखा गया था वो 1930 के दौरान देखा गया था कि इस तरीका का असंतुलन क्या है, पैदा हुआ था उस समय। थर्ड जो इसका है वो है आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव। विकासशील देशों में अधिक विकास के फलस्वरूप लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, जिसका इन देशों के भुगतान शेष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आय में वृद्धि होने से देश के आयातों में वृद्धि होती है, जिससे इस देश की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होती है, जिसके फलस्वरूप लोगों की घरेलू वस्तुओं की उपभोग की मांग में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप निर्यात की वस्तुओं में कमी हो जाती है। तो विकासशील देश जब विकसित करता है तो उसमें क्या होता है कि नए नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट रहता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो उसमें उन लोग का इनकम भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है उन लोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से। ठीक है, तो जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको जो उद्योग सबको इस्टेब्लिश करने में या फिर उद्योग की स्थापना करने में उन लोग को जो भी खर्च आया है, तो पहला जो प्रोडक्ट होता है उसका वो लोग जो उद्योगपति है वो लोग क्या सोचेगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपना जो भी खर्च हुआ है उसको रिकवर कर ले। ठीक है, तो इसके लिए वो लोग क्या करेगा कि जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसका जो कीमत रहेगा वो क्या होगा, हाई रहेगा। ठीक है, कि वो ज़्यादा प्राइस उसका रखेगा। तो देश में उसमें क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट का जो दाम वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा कि प्रतिकूल प्रभाव वो भुगतान शेष पर पड़ेगा। और आय में वृद्धि होने से क्या हो जाता है कि उन लोग का इनकम बढ़ता है, तो उपभोग करने का जो प्रवृत्ति है, ठीक है, कि जो उपभोग है, कंजम्पशन है, वो तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही है, क्योंकि इनकम अधिक होगा तो लोगों का जो चाहत होता है, लालच होता है, वो बढ़ते ही जाता है। तो वो लोग उपभोग का जो लोग का बढ़ेगा ही।
और उससे क्या होगा कि घरेलू वस्तु का जो उपभोग का मांग है वो क्या हो जाएगा, मतलब उपभोग बढ़ेगा तो उसका वस्तु का जो मांग है उसमें भी वृद्धि होगी। और अगर मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा कि वस्तु का आयात करना पड़ेगा, और आयात अगर वस्तु अधिक किया जाता है तो निर्यात में क्या होगा कि कमी आएगा। तो ये भी भुगतान शेष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निर्यात मांग में परिवर्तन, ये चौथा पॉइंट है। तो विकासशील देशों में भुगतान शेष में असंतुलन होने का एक प्रमुख कारण यह है कि इनके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ है। आज विकसित देश खाद्यान्न, कच्चे माल एवं अन्य वैकल्पिक वस्तुओं का उत्पादन करने लगे हैं जिनका कि पहले वे विकासशील देशों से आयात करते थे। इसके फलस्वरूप विकासशील देशों के निर्यात कम हो गए हैं एवं उनके भुगतान शेष में संरचनात्मक असंतुलन पैदा हो गया है। तो निर्यात मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है कि जो विकासशील देश है वो लोग जब डेवलप कर रहा था तो उस समय वो लोग उतना उत्पादन नहीं कर रहा था, जिसका स्वरूप ये हो रहा था, जिसके फलस्वरूप ये हो रहा था कि उन लोग को दूसरा कंट्री से खाद्यान्न या फिर जो भी सामान है वो लोग को मंगवाना पड़ता था या आयात करना पड़ता था, ठीक है। पर जब वो डेवलपिंग मतलब पूरा तरीका से नहीं हुआ है, फिर भी लगभग कर चुका है, तो वो चीज़ों को जो वो मंगाता था वो खुद से ही अपने ही यहाँ उगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उगाना शुरू किया तो क्या हुआ, कंजम्पशन होने लगा, अधिक होने लगा, तो वो क्या होगा कि अपना ही देश में वो सारा चीज़ उपभोग में चला जाएगा, ठीक है। तो जिससे अगर अपना ही देश में खपत उस वस्तु का ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या, निर्यात में तो कमी आएगा ही ना, तो उससे निर्यात में कमी हो जाएगा और जो निर्यात का जो मांग है वो भी घट जाएगा। तो ये भी उसके भुगतान शेष में असंतुलन होने का एक कारण है। विकासशील देशों में आयात प्रतिबंध, प्रायः विकसित देशों में अनुकूल व्यापार शर्तों एवं अन्य कारणों के फलस्वरूप उनका भुगतान शेष अतिरेक की स्थिति में रहता है, और यदि ये विकासशील देशों से आयात करते रहे तो विकासशील देशों के भुगतान शेष की स्थिति में सुधार हो सकता है। किंतु ये देश तरह तरह के आयात प्रतिबंध लगा देते हैं जिससे विकासशील देशों के निर्यात में वृद्धि नहीं हो पाती एवं उनके भुगतान शेष में असंतुलन हो जाता है। तो आयात जब भी कोई वस्तु मतलब का किया जाता है या फिर कोई भी देश से किया जाता है तो उसको एक हद तक मतलब छूट दिया जाता है कि इतना हद तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट आयात कर सकते हो, और अगर आप इसके बाद आयात करते हो तो आपको उस पर कुछ शुल्क या फिर कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये जो आयात शुल्क है, ठीक है, अगर उसमें वृद्धि कर दी जाती है या फिर मतलब किसी तरह का शुल्क लगा दिया जाता है तो वो क्या करता है, विकासशील जो देश होते हैं उसमें निर्यात में क्या होता है, वृद्धि नहीं हो पाता है और भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। छठा जो इसका कारण है वो है विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या में वृद्धि दर। विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि की दर बहुत अधिक है जिसका इन देशों के आर्थिक विकास एवं उनके फलस्वरूप भुगतान शेष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण एक तो इन देशों की आयात की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, किंतु दूसरी ओर घरेलू उपभोग में वृद्धि होने से निर्यात क्षमता कम हो जाती है। तो विकासशील देश जो होते हैं उसमें अगर जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब जनसंख्या में जितना तेज़ी से वृद्धि होता है उपभोग मतलब जो उसको वस्तु का जो उत्पादन है उस मात्रा में नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि कंजम्पशन बढ़ जाता है, और कंजम्पशन बढ़ने के कारण क्या होता है कि उसको आयात करना पड़ता है वस्तु अन्य देशों से और वो निर्यात नहीं कर पाता है, तो इसमें भी भुगतान शेष क्या है वो असंतुलित हो जाता है। इसका सातवां जो पॉइंट है वो है प्रदर्शन प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजनीति एवं सामाजिक कारणों से जब अर्ध विकसित देश विकसित देशों के संपर्क में आते हैं तो वहाँ के लोग विकसित देशों के लोगों के उपभोग आदतों को अपनाने लगते हैं, जिससे आयात की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर निर्यात की मांग स्थिर रहती है। इसके फलस्वरूप विकासशील देशों के भुगतान शेष में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
तो जो प्रदर्शन प्रभाव है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, जो भी होता है राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से अर्ध विकसित देश विकसित देशों के संपर्क में आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण या राजनीतिक व्यापार के कारण या सामाजिक कारणों से जब अर्ध विकसित देश विकसित देशों के संपर्क में आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि विकसित देश का जो भी कल्चर है उसको अपनाने लगता है, ठीक है। तो अपनाने के कारण क्या होता है कि वो उसका उपभोग बढ़ जाता है, कि वो लोग देखते हैं कि वो लोग जैसे जैसे चीज़ खा रहा है, पी रहा है, खरीद रहा है, पहन रहा है, वैसा हम लोग भी करें, ठीक है। तो वैसा करने के कारण क्या होता है कि उसका उपभोग बढ़ जाता है, और उपभोग बढ़ने के कारण क्या है, वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, और निर्यात की मात्रा क्या होती है, स्थिर रहती है। जैसा वह आयात कर रहा है उस मात्रा में इधर से निर्यात नहीं हो रहा है, वो स्थिर रह जाता है। तो उसका क्या है, विकासशील देश का भुगतान शेष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग, इसका ये 8वां पॉइंट है। विकासशील देश अपने देश का विकास करने के उद्देश्य से विकसित देशों से भारी मात्रा में ऋण लेते हैं, जिसे लौटाते वक्त उन्हें ब्याज और मूलधन समेत उसको पैसा लौटाना पड़ता है, जिससे उनके भुगतान शेष में असंतुलन पैदा हो जाता है। दूसरी ओर जो देश ऋण देते हैं उनका भुगतान शेष अनुकूल रहता है, क्योंकि उन्हें ब्याज आदि के रूप में विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। तो इसमें जो विकासशील देश होते हैं वो अपना देश को डेवलप करने के लिए ऋण लेते हैं दूसरे देशों से, ठीक है। और ऋण लेने के लिए जाहिर सी बात है, कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऋण तो देगा नहीं, आपको उसके लिए ब्याज देना ही पड़ेगा। तो वो क्या होता है, उससे भुगतान शेष असंतुलित हो जाता है, और जो देश ब्याज सहित पैसा ले रहा है उसको तो फायदा ही है, उसका भुगतान शेष क्या है, वो संतुलित रहेगा। विभिन्न देशों में भुगतान शेष में असंतुलन होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, तथा एक ही देश में भिन्न भिन्न समय में असंतुलन के विभिन्न कारण हो सकते हैं। तो भुगतान शेष अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, यदि यह प्रवृत्ति देश में दीर्घ शेष अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, यदि अगर देश में दीर्घकाल तक चलती है, तो न केवल उस देश की अर्थव्यवस्था पर वरन विश्व व्यापार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। अतः आवश्यक है कि भुगतान शेष को सदैव संतुलित में ही रखा जाए। तो ये था भुगतान शेष असंतुलित क्यों होता है, इसका कुछ कारण था। तो अब चलिए देखते हैं कि भुगतान शेष में जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसको ठीक करने का क्या क्या उपाय हो सकता है। तो इसको ठीक करने का 2 ही उपाय होता है, पहला है मौद्रिक उपाय, दूसरा है गैर मौद्रिक उपाय। तो मौद्रिक उपाय और गैर मौद्रिक उपाय के अंदर भी बहुत सारा पॉइंट्स आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला जो मौद्रिक उपाय है वो ये है कि भुगतान शेष के प्रतिकूल असंतुलन को निर्यात में परिवर्तन करके या आयातों में परिवर्तन करके ठीक किया जा सकता है, जिसके लिए निम्नलिखित मौद्रिक उपायों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। पहला है मुद्रा संकुचन। भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने के लिए देश में मुद्रा संकुचन को अपनाया जा सकता है। महंगी मुद्रा नीति एवं आवश्यक शाख नीति को अपनाकर देश में मुद्रा की मात्रा सीमित कर दिया जाए तो साधनों एवं अन्य कीमतों में कमी हो जाएगी, जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा मुद्रा संकुचन के कारण लोगों की आय में कमी हो जाती है, जिससे उनकी मांग में कमी आती है, जिससे आयात हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार निर्यात में वृद्धि एवं आयातों में कमी करके प्रतिकूल व्यापार से इसको ठीक किया जा सकता है। तो मुद्रा संकुचन क्या है? मुद्रा संकुचन के द्वारा क्या किया जाता है कि साख नीति को अपनाया जाता है और मुद्रा की मात्रा को सीमित कर दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आयात को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, और निर्यात अधिक होता है तो पैसा ज़्यादा आता है देश में, ठीक है। तो उसके द्वारा जो प्रतिकूल भुगतान शेष हो रहा है उसको ठीक किया जा सकता है। किंतु भुगतान शेष के प्रतिकूल असंतुलन को ठीक करने के लिए प्रायः मुद्रा संकुचन को ही उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि मुद्रा संकुचन के कारण देश में बेरोजगारी फैलने लगती है, उत्पादन की मात्रा घटने लगती है एवं लोगों की आय तथा श्रमिकों की मजदूरी कम होने लगती है। तो मुद्रा संकुचन को उतना अच्छा नहीं मानते हैं अर्थशास्त्री, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये कुछ समय के लिए है, मतलब कि एकदम कम समय के लिए है, तो मुद्रा संकुचन सही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा ज़्यादा समय के लिए किया जाए तो ये
मतलब अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। तो इसका जो दूसरा मेथड है कि कैसे उसको ठीक किया जाए वो है विनिमय नियंत्रण। भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने के लिए विनिमय नियंत्रण की नीति को अधिक निश्चित एवं प्रभावशाली माना जाता है। जब किसी देश में विदेशी विनिमय का संकट उपस्थित होता है तो सरकार विदेशी विनिमय के समस्त लेन देन को नियमित कर अपने हाथ में ले लेती है और केवल अधिकृत व्यापारियों को ही यह सीमित मात्रा में विदेशी मुद्रा के लेन देन की अनुमति देती है। साथ ही आयात की जाने वाली वस्तु की मात्रा को भी सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो विनिमय नियंत्रण के द्वारा क्या होता है कि जो विदेशी विनिमय है, ठीक है, जो विदेशी मुद्रा है उसका लेन देन को सरकार क्या होती है, नियंत्रित कर लेती है अपना हाथ में। वो कुछ ही व्यापारी को यह अधिकार देती है कि वो विदेशी विनिमय के द्वारा या विदेशी मुद्रा के द्वारा व्यापार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा सरकार पे डिपेंड कर देता है और इसके द्वारा भी प्रतिकूल भुगतान से इसको ठीक किया जा सकता है। परंतु प्रोफेसर एल्सवर्थ थे जो इसकी आलोचना करते थे और उन्होंने आलोचना करते हुए ये बोला कि विनिमय नियंत्रण भुगतान से इसके घाटे का तो समाधान प्रस्तुत करता है किंतु उनके कारणों पर ध्यान नहीं देता एवं उनके कारणों को और अधिक सक्रिय कर देता है, जो असंतुलन को और अधिक व्यापक बना देते हैं। तो एल्सवर्थ क्या बोलते थे कि ये समाधान तो दे रहा है, ठीक है, कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है प्रतिकूल भुगतान शेष को, लेकिन वो उसका कारण पे ध्यान नहीं दे रहा और उसका कारण को और भी अधिक सक्रिय कर दे रहा है। तो इसका जो तीसरा मेथड है कि कैसे उसको ठीक किया जाए वो है अवमूल्यन। प्रतिकूल भुगतान से इसको ठीक करने के लिए बहुत से देशों में अवमूल्यन को अंतिम अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवमूल्यन के अंतर्गत सरकारी घोषणा के अनुसार देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है। प्रतिकूल भुगतान से इसको ठीक करने में अवमूल्यन की सफलता क्या है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो अवमूल्यन तभी सफल होगा जब ये बातें अगर लागू होती हैं, नहीं तो अवमूल्यन भी सफल नहीं होगा। पहला है लोचपूर्ण मांग। आयात एवं निर्यातों के लिए मांग जो है वो लोचपूर्ण होनी चाहिए, तभी अवमूल्यन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। बी नंबर है लागत और मूल्यों में स्थिरता। यह आवश्यक है कि अवमूल्यन करने वाले देशों में मुद्रा के आंतरिक मूल्य में स्थिरता रहनी चाहिए, मतलब कि वो विचलन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। सी जो इसका पॉइंट है, सी जो पॉइंट है वो है विदेशों से सहयोग। एक देश के अवमूल्यन की नीति उसी समय सफल हो सकती है जबकि उसे विदेशों से उसका पूर्ण सहयोग मिले जिसकी मुद्रा की मूल्य में वृद्धि हो गई है। मतलब कि यदि अवमूल्यन किया जा रहा है तो विदेशों से भी उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी अवमूल्यन क्या है वो सफल हो सकता है, वरना नहीं होगा। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है विनिमय मूल्यह्रास। घरेलू मुद्रा का बाहरी मूल्य बाजार की मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। जब बिना सरकारी हस्तक्षेप के देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य बाजार की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के कारण अपने आप कम हो जाता है, तब इसको विनिमय मूल्यह्रास कहते हैं। मतलब कि तो विनिमय मूल्यह्रास क्या होगा कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन जो भी होता है उसके कारण जो विनिमय मतलब जो मूल्य है वो अपने आप गिर जाता है। वस्तु का कोई भी प्रोडक्ट का मूल्य गिर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, विनिमय मूल्यह्रास कहते हैं। तो ये सारे थे मौद्रिक उपाय कि क्या क्या मौद्रिक उपाय अपनाने से अवमूल्यन को ठीक किया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि गैर मौद्रिक उपाय क्या क्या हैं जिसको अपनाने से भी अवमूल्यन को ठीक किया जा सकता है। गैर मौद्रिक उपाय। प्रतिकूल भुगतान से इसको ठीक करने के लिए गैर मौद्रिक उपाय निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो पहला जो गैर मौद्रिक उपाय है वो है आयात अभ्यंश। आयातों को सीमित करने के लिए एक देश की सरकार आयात अभ्यंश के माध्यम से आयात किए जाने वाले माल की मात्रा को निश्चित कर देती है जिससे अधिक आयात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अवधि भी निश्चित कर दी जाती है। आयात कम होने वाले विदेशी विनिमय की मात्रा कम हो जाती है और इस प्रकार प्रतिकूल भुगतान से इसको क्या है ठीक किया जा सकता है। तो आयात अभ्यंश के अंतर्गत क्या हो जाता है कि वस्तु का जो भी आयात किया जा रहा है उसके मात्रा को सीमित कर दिया जाता है कि आप इतना पर्टिकुलर एक मात्रा सेट कर दिया जाता है कि इतना मात्रा से आप अधिक आयात नहीं कर सकते हैं और उसी को आयात अभ्यंश कहा जाता है।
आयात अभ्यास को दो भाग में बांटा गया है। पहला है एक पक्षीय कोटा प्रणाली। इसके अंतर्गत विदेशों से आयात किए जाने वाले माल की कुल मात्रा यह मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं और आयात करने वाले व्यापारियों को लाइसेंस दे दिए जाते हैं। जब व्यापारी निर्धारित कोटा का माल विश्व के किसी भी देश में आयात कर सकते हैं तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कोटा कहा जाता है, किंतु जब सरकार द्वारा यह निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन सा माल कितनी मात्रा में किस देश से आयात किया जाएगा तो इसको निर्धारित कोटा कहते हैं। ठीक है, तो जो व्यापारी लोग हैं वो लोग को लाइसेंस दे दिया जाता है इसके अंतर्गत कि आप लोग ठीक है वस्तु का आयात कीजिए। और उसके अंतर्गत क्या है कि मतलब व्यापारी और जब व्यापारी विश्व के किसी भी देश से आयात करता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय कोटा कहा जाता है। ठीक है, और जब सरकार उसको निर्धारित कर देता है कि मतलब एक फिक्स्ड कर देता है कि आप इस देश से इतना ही माल आयात कर सकते हैं तो उसको निर्धारित कोटा कहा जाता है। इसका बी जो है वो है द्विपक्षीय अभ्यास प्रणाली। इसके अंतर्गत एक निश्चित मात्रा तक तो माल बिना आयात कर पर मंगवाया जा सकता है, किंतु इस मात्रा से अधिक माल का आयात करने पर अतिरिक्त या अधिक कर देना पड़ता है, जिससे आयात किए जाने वाला माल महंगा हो जाता है और आयात हतोत्साहित होते हैं। तो द्विपक्षीय अभ्यास प्रणाली क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी आयात किया जाता है, ठीक है, मतलब एक निश्चित मात्रा फिक्स कर दिया जाता है कि आप इतना मात्रा तक आयात कर सकते हैं फ्री में कहीं से भी, लेकिन अगर आप उस मात्रा से अधिक आयात करते हैं तो उसके लिए आपको कर चुकाना होगा। तो इसको द्विपक्षीय अभ्यास प्रणाली बोला जाता है और इसके अंतर्गत आयात क्या है हतोत्साहित हो जाते हैं, मतलब कि व्यापारी कम आयात करने के लिए प्रेरित होते हैं या अपना आयात कम कर देते हैं। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रशुल्क अथवा आयात कर। आयातों को नियंत्रित करने के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर ऊंची मात्रा में प्रशुल्क लगा दिया जाता है, जिससे उसकी कीमतों में भारी वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आयात की वस्तु की मांग कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में निर्यात की जाने वाली वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, तो प्रतिकूल भुगतान से इसको ठीक किया जा सकता है। प्रारंभ में बहुत से देशों में प्रतिकूल भुगतान से इसको ठीक करने के लिए इन्हीं आयात करों का सहारा लिया गया था। तो प्रशुल्क अथवा आयात कर क्या होता है कि आयात करने के लिए मतलब उस पर बहुत ऊंचा कोई भी वस्तु का अगर आयात किया जाता है तो उस पर कर लगा दिया जाता है, जिससे कि वस्तु का कीमत में वृद्धि हो जाता है और वस्तु का मांग में कमी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आयात कम हो जाता है और निर्यात अधिक हो जाता है, तो ये भी प्रतिकूल भुगतान से इसको ठीक करने के लिए अच्छा उपाय माना जाता है। तीसरा है निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम। प्रतिकूल भुगतान से इसमें सुधार के लिए अन्य उपायों के साथ यह भी आवश्यक है कि देश में निर्यात में प्रोत्साहित किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्यात करों में रियायत या छूट दी जानी चाहिए। निर्यात करने वाले उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल एवं आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। आयात प्रतिस्थापित उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि आयातों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम किया जा सके। तो निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। उसके अंतर्गत मतलब बहुत सारा काम करना चाहिए, जैसे कि जो भी वस्तु का निर्यात कर रहा है उसमें कुछ छूट दे देना चाहिए, जिससे कि व्यापारी निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और जो कच्चा माल है वो उसको ख़रीदने के लिए या फिर उसको उगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे कि उसको अपने ही देश में उगाया जा सके और आयात करने का जो चांसेस है वो कम से कम हो जाए। ठीक है, जिससे और उद्योगों को मतलब बैठाने के लिए या उद्योग स्थापित करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा। चौथा जो पॉइंट है वो विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन। यदि देश में पर्याप्त संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं तो देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और कुछ न कुछ सीमा तक प्रतिकूल भुगतान से इसको ठीक करने में सहायता मिलती है। अतः देश में कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किया जाना चाहिए ताकि विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे। तो ये पॉइंट तो बहुत ही सरल है, इसको समझाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आखिरी पॉइंट था गैर मौद्रिक उपाय का। तो अब थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं कि मौद्रिक उपायों की तुलना में गैर मौद्रिक उपायों को भुगतान से इसका असंतुलन ठीक करने के लिए अधिक व्यवहारिक एवं उपयुक्त माना जाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।